अशोक जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं, क्या ये 3 दिन के ड्रामे के बाद आपको लगता है कि कोई स्थिति बदली है, कोई तस्वीर साफ हुई है? क्या ये माना जाए कि अजित पवार के जो टूटने की खबरें चल रही थी, अब वो थम गई हैं? देखिए, वो जो टूटने की अजित पवार की खबरें थी, उसको अजित पवार ने ही खंडन करके बोला था कि मैं मरते दम तक एनसीपी में रहूंगा। शरद पवार जी ने एक जो अंदर ही अंदर एक कहीं ना कहीं बीजेपी का अंडरकरंट था कि वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी टूटे। सवाल महाराष्ट्र के सरकार को फोकस करके सब खबरें चल रही थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है उस पर महाराष्ट्र की सरकार जाती नहीं जाती है दूर की कौड़ी है अभी, क्योंकि उसके ऊपर भी कई लिटिगेशन है। फिर स्पीकर कौन सा नया पुराना बहुत सारी बातें होगी, फिर संविधान पीठ के सामने आएगा, सरकार खींच लेंगे। लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली के जो आका बैठे हैं उनके लिए लोकसभा को लेके बहुत चिंता हो रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य सीट देने वाला राज्य है। ऐसे में महाराष्ट्र में उपचुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, विधान परिषद चुनाव हुए, उसके बाद ये मंडी के चुनाव हुए, यहाँ तक कि हर चुनाव में एकनाथ शिंदे की सरकार जो देवेंद्र फडणवीस के साथ है, ईडी सरकार जिसको कहते हैं, वो बुरी तरह से मात खा रही है। कहीं ना कहीं शिवसेना तोड़ने के बाद जो पिक्चर एक फडणवीस ने दिया था दिल्ली में कि फिर एकनाथ शिंदे की सेना ही सब कुछ होगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे और परिवार समाप्त हो जाएगा, वो उल्टा पड़ा। वो दांव उल्टा पड़ने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के आका बहुत अब महाराष्ट्र की सीटों को लेकर लोकसभा के बहुत ज्यादा चिंतित है। उसी में यदि महाविकास आघाड़ी को तोड़ा जाए तो ही वोट बंटवारे में ये दोनों मतलब बीजेपी कुछ कर पाएगी। तो महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी टूटेगी कैसी? शिवसेना को तो आपने तोड़ दिया, कांग्रेस तो ना 3 में 13 ने गिनते हैं, वो बची राष्ट्रवादी कांग्रेस जो इस महाविकास आघाड़ी की धुरा है, उसको तोड़ने का प्रयास चल रहा था। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन बाकी जो मुंबई में बैठे उनके पास है, करीब करीब 10 विधायक ऐसे हैं कि जिनको ईडी का रडार पे है, जिनको लेके लगातार ईडी के कुछ लोगों ने उनको बताया कि आप बिल्कुल जेल जाने की स्थिति में हो, अपने वकीलों के साथ वो बैठे थे। वो लोग शरद पवार जी से मिले, उन्होंने कहा कि या तो जेल जाना होगा या फिर हमें हमारी संपत्ति भी कुर्क होगी, बीजेपी जाना होगा। तो शरद जी ने कहा या तो आप जेल जाओ या संपत्ति मतलब या लड़ो या फिर जाओ वापस, क्या कर सकते हैं। शरद पवार को इतना जरूर पता पड़ गया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र विकास जो आघाड़ी है उसको कमजोर करना चाहती है। ये जब चालें चल रही थी उसी बीच में शरद पवार जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष पद का इस्तीफा देना है और उन्होंने दे दिया और बहुत सारी बातें कही। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब उन्होंने अपने इस्तीफे में ये बोल दिया था कि मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा, राजनीति नहीं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ। उसी में लग रहा था कि ये एक ऐसा मंचन है जिससे बिल्कुल जो एक्टर 3 दिन के आपने देखा होगा, बेहतरीन एक्टिंग रही, लोग रोए, अनशन पे बैठने की बात कही, इस्तीफे दे दिए, रास्ते ब्लॉक किए, कुछ मंचन स्टेज पे रोए। बेहतरीन अदाकार है लोग, उन्होंने अदाकारियां की। और जैसे कि स्वयं द्वारा नियुक्त 16 लोगों की समिति ने उन्हीं के दिए हुए इस्तीफे को नकारते हुए उसी कमिटी ने जो उन्होंने अपॉइंट की थी फिर कहा कि आप ही अध्यक्ष बनो, और फिर अपने ही द्वारा अपॉइंटेड कमिटी की निर्णय को खुद ही स्वागत करके उन्होंने निर्णय वापस लिया। ये हम सब लोग पहले दिन से कह रहे थे कि निर्णय कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उससे उन्होंने एक बात बता दी, शरद पवार ही एनसीपी है और एनसीपी ही शरद पवार है। तो कुछ लोग यदि इधर उधर जाते भी है तो वो उद्धव ठाकरे जैसी शिवसेना स्प्लिट नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने तो अपना सिंबल भी खोया, बहुत सारी चीज खोई, वो एनसीपी में नहीं हो सकता। शरद जहां खड़े वहां से एनसीपी शुरू होती है, शरद जहां बोलते हैं वहीं एनसीपी खत्म होती है। तो ये एक उनको दिल्ली वालों को भी एक देना था। पार्टी में जो धीरे धीरे थोड़ा बहुत असंतोष है, थोड़ा नाराजगी के जो सूर है, वो भी देते हैं। अजीत दादा इमेच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अब वो लोक माजा सांगाती में तो उन्होंने जरूर लिखा कि अजीत ने नहीं करना चाहिए था। एक दिन अजीत पवार भी किताब लिखेंगे, एक दिन देवेंद्र फडणवीस भी किताब लिखेंगे, एक दिन उद्धव ठाकरे भी किताब लिखेंगे और वो बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। जो देवेंद्र फडणवीस ने तो कई बार इस बात को इंगित भी किया कि ये जो 80 घंटे की सरकार बनी थी वो बाकायदा शरद पवार जी के विश्वास में लेके बनाई गई थी। और उसके बाद यदि शरद पवार वाकई
ये जानते हैं कि अजित पवार के साथ एक भी आदमी नहीं गया, तो ऐसे शक्तिहीन नेता को फिर वापस अपने यहाँ वापस आने के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। वो एक डील था, वो आने वाले समय में बाहर निकलेगा। लेकिन अभी तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई अजित ने गलत किया। अजित ने गलत किया तो फिर अजित को आपने सजा क्या दी? अजित पार्टी की डिसिप्लिन भी होती है। अजित ने इतनी बड़ी स्टेप ली, फिर उसके बाद में आपने उप मुख्यमंत्री पद खाली रखा जब तक अजित पवार नहीं आते, और फिर उनको आपने मंत्री बना के दिया। तो ये सब लोग भी समझते हैं, जनता भी समझते है, ये शरद पवार की अंदरूनी लड़ाई, पार्टी की अपना कब्जा करने की, दिल्ली को एक मैसेज देने की, और महाविकास आघाड़ी की जो वज्र मुठ है उसको टाइट रखने की एक कवायद थी, जो इसीलिए कांग्रेसी भी कहते थे कि हमारी महाविकास आघाड़ी को कुछ नहीं होता। बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उद्धव ठाकरे ने, उसमें उन्होंने वो तमाम सवालों को टालते गए, जिसमें ये बोलते गए कि भाई आपके ऊपर एक आरोप है कि आप मंत्रालय में नहीं जाते थे, ऐसे शरद जी कहते हैं। इन तमाम चीजों को बड़े पॉलिश्ड वे से उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, ताकि कहीं ये नहीं दिखे कि महाविकास आघाड़ी में आज अभी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, अजित पवार का आया, उन्होंने पूरा अपना टूर प्रोग्राम दिया कि 10 तारीख तक वो लगातार यहाँ से सातारा जाएंगे, सातारा लातूर से लेके नासिक और बाद में पुणे, 10 तारीख को वापस पुणे है। हर रोज का उन्होंने टूर प्रोग्राम दिया। उन्होंने कहा कि अब शरद पवार जी मान गए हैं, अब वो अध्यक्ष पद देखेंगे और पार्टी को बिल्कुल कसावट लानी है, इसलिए मैं दौरे पे निकल चुका हूँ। और इसीलिए मैं उस मीटिंग में भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अध्यक्ष पद वापस लेना है। मुझे नहीं लगता कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना होने से, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ और पुणे से फिर मेरा ये दौरा है, और पूरा उससे शेड्यूल उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी बिटवीन द लाइन खेलता है, मीडिया भी बहुत सारी बातें बीजेपी के लाइन को टो करते हुए, क्योंकि अजित पवार हर तीसरे दिन गायब होते हैं, अजित पवार हर तीसरे दिन दिखाई नहीं देते। अब वो आज रश्मि ठाकरे और उनका बेटा मुख्यमंत्री से मिला करके सब ब्रेकिंग न्यूज चली। अल्टीमेटली उनको बोलना पड़ा कि भैया ये जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दो। ये मुख्यमंत्री के ऑफिस से आया कि ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई। तो खबरें तो चलती रहेगी, खबरें परोसी जाएगी। महाविकास आघाड़ी कैसी टूटती है इसका निरंतर प्रयास 2024 तक होता रहेगा। लेकिन ये प्रयास ना करे, इसलिए उधर भी एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं, उसमें शरद पवार भी है। ये शरद पवार ने दूसरी बार बीजेपी को दिखा दिया कि वो आपादा में अवसर कैसे तलाशते हैं। जब उनको ईडी का नोटिस मिला, ईडी के नोटिस के बाद उन्होंने पार्टी को ही नहीं जिंदा किया, कांग्रेस को भी जीवन दान दिया, और आज वो स्थिति बन के आ गई कि वो सरकार बना के बैठ गए। उन्होंने शिवसेना को भी तोड़ा वहां से। एक ईडी की नोटिस ने उनको ऐसा जवाब दिया। इस बार फिर पार्टी तोड़ने की बात होती है तो उन्होंने फिर एक बार बता दिया कि पार्टी पे कंट्रोल मेरा है, मैं ही सब कुछ हूँ। ये बेसिकली उनकी एक्सरसाइज थी, ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।